नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही लॉकडाउन को भी एक महीना पूरा होने को है। आज जनता कर्फ्यू को एक महीना पूरा हो चुका है। आपको याद होगा जनता कर्फ्यू क्या था, जब घंटे घड़ियाल थालियां वगैरह बजवाए गए थे। भारत में कोरोना वायरस के मामलों को 10,000 से 20,000 तक पहुंचने में सिर्फ 8 दिन लगे हैं। आपको हम बता दें कि अब तक देश में कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित इन्फेक्टेड हो चुके हैं। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि मिड मई, जब मई का दूसरा हफ्ता खत्म होगा, तब तक भारत में कोरोना वायरस के केस 75,000 तक भी जा सकते हैं। ये एक वर्स्ट केस सिनारियो है। तरह तरह के सिनारियोज बनते हैं, हो सकता है ना भी जाएं, लेकिन जा भी सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है। भारत में अब तक 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। 135 करोड़ की आबादी है और 4.5 लाख के करीब लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट डॉक्टर आर गंगा खेड़कर का कहना है कि भारत में सामने आए 69% पॉजिटिव जो केसेस हैं, उनमें से 69% एसिम्टोमेटिक थे, यानी उनमें कोई लक्षण नहीं थे कोरोना वायरस के, बावजूद उसके वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक आईसीएमआर के टेस्टिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका ही टेस्ट किया जा रहा है जिनमें इस वायरस के लक्षण हैं या कोरोना के मरीजों के वो कांटेक्ट में आ चुके हैं। मेरे साथ हैं गुरदीप सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि आज जनता कर्फ्यू को एक महीना पूरा हुआ। वायरस से, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हम कहां तक पहुंचे हैं? एक ऑडिट दे दीजिए एक महीने का हमें। विनोद जी, एक महीना पहले ये जब शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री जी की अपील पे थालियां बजाकर डॉक्टरों को और मेडिकल कम्युनिटी को धन्यवाद देने का पूरे देश ने एक कार्यक्रम किया था और थालियां बजाई थी। और आज एक महीना पूरा हुआ है तो डॉक्टरों की जान बचाने के लिए, उनको हैरेसमेंट से बचाने के लिए सरकार को एक अध्यादेश लाना पड़ रहा है कि डॉक्टर सेफ रहे। तो बातों की और इरादों की जो अहमियत है वो एक सीमा तक है, उसके आगे ज़मीन पे जो हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। एक महीना पहले हम जहाँ खड़े थे तो 75 जिलों में, 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना का संक्रमण था। आज 421 जिलों के अंदर है। एक महीना पहले 200 मरीज़ थे, आज 20,000 मरीज है। हाँ, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक महीना पहले 3.5 दिन में मरीज दुगने हो रहे थे, आज 8 दिन में हो रहे हैं। तो ये देखने की बात है कि या तो हम ये देख सकते हैं कि हम जितना नुकसान हो सकता था आज वो उस नुकसान से देश बच गया, या दूसरी बात कि जितना हो रहा है वो भी बहुत चिंता की बात है। अगर आप देखें पूरे सिस्टम को तो 2 तरह के लोग हो गए हैं लॉकडाउन के अंदर में। एक तो शहरी वर्ग जो नौकरी पेशे वाला है, सरकारी नौकरी में है, अच्छे खाते कमाते लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जो ये लॉकडाउन पीरियड एक महीने का रहा वो एक तरह से छुट्टी का पीरियड रहा, जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है लेकिन तनख्वाहें उनकी सरकारी आ रही हैं या अच्छी कंपनी में वहाँ की तनख्वाहें आ रही हैं और वो आराम से अपने घर में बैठे हुए नए नए खाने बना रहे हैं, नए नए गेम्स खेल रहे हैं, नए नए तरीके से रह रहे हैं। दूसरी तरफ शहरों के अंदर 30 करोड़ वो लोग हैं जिनके पास रोज़मर्रा की कमाई करते थे और करीब 14 करोड़ माइग्रेंट लेबर हैं, वो बड़ी बुरी हालत में हैं। उनके बारे में जितनी कोशिशें अब तक हुई हैं वो काफ़ी नहीं है। अभी तक एक महीने में ये तय नहीं हो पाया कि बिना राशन कार्ड वालों को राशन दिया जाए या ना दिया जाए। अभी तक एक महीने में ये तय नहीं हो पाया कि जो अलग अलग सेस बने हुए हैं, अगर आप आज से करीब 3 हफ्ता पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 4.5 करोड़ वर्कर है और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उनकी APC, उसने कहा था कि इनके जो सेस है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नाम का एक सेस है उनका, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों पैसे देते हैं, 91,000 करोड़ रुपीज़ है। उन्होंने कहा उनमें से सैलरी दे दीजिए इन लोगों को, टेम्प्रेरी रूप से आधी सैलरी दीजिए, जो दी जा सकती थी वो नहीं हुई है। कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो बात हुई थी तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में 52,000 करोड़ रुपए था। 26 मार्च को वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेट उसमें से खर्च करें,
लेकिन अभी तक करीब 3,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। बाकी लोगों का या तो पता नहीं है या उनको बांटे नहीं जा रहे हैं। आधे लोगों को बांटे, आधे को अभी नहीं बांटे। इसी तरह से माइनिंग फंड है, 23,000 करोड़ है, अभी तक ये तय नहीं हुआ कि वो किस किस तरह से खर्च होगा। तो जमीन के ऊपर जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए बड़ी दिक्कत है। एक महीने में उसके लिए रास्ते स्मूथ नहीं हुए। बहुत कुछ किया है, बहुत सरकारों ने केंद्र सरकार के निर्देश पे भी और अपने आप भी किया है, लेकिन हालात चिंताजनक हैं। 20,000 लोग आज संक्रमित हैं, हर 8 दिन में कवर ये डबल हो रहे हैं। और अगर यही स्पीड रही तो जब तक लॉकडाउन खुलेगा तो हम 40,000 पे होंगे, और तब हम लॉकडाउन कैसे खोलेंगे? जी, हम आगे बढ़ते हैं। भारत में चल रहे लॉकडाउन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कुछ सवाल गुरदीप ने उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पलशीकर लिखते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद लोकतंत्र, एक सीमित लोकतंत्र की, लिमिटेड डेमोक्रेसी की हमें आदत पड़ चुकी होगी। जैसे आज के दिन है, वो मंच नहीं है जैसे संसद होती है या वो असेंबलीज जहाँ मीटिंग्स होती हैं, विपक्ष के लोग बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं, वो मंच नहीं है। तो लोकतंत्र सीमित हो गया है, लिमिटेड हो गया है। तो सुहास पलशीकर लिखते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद एक सीमित लोकतंत्र, दूसरे धर्मों से दूरी जो हमें दिख रही है कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत भरे ट्वीट्स हों या जो भी हों, हाँ, हमले हों, ये भी एक नॉर्मल सा बन जाएगा। और तीसरा, जैसा गुरदीप ने भी बताया कि जो हैसियत वाले हैं उनकी दुनिया अलग और जो गरीब हैं उनकी दुनिया अलग, ये भी न्यू नॉर्मल मान लिया जाएगा कि हिंदुस्तान ऐसा ही है। ये एक न्यू नॉर्मल बन सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पोर्टल्स ने भारत के लॉकडाउन को सबसे सख्त लॉकडाउन बताया है और ये भी कहा है कि मतलब 4 घंटे के नोटिस पे ऐसा लॉकडाउन के बाद लाखों की तादाद में मजदूर शहरों को छोड़कर जा चुके हैं। भारत का गरीब तबका जो है रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 10 करोड़ और लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। CMIE के डेटा के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 23% तक पहुंच चुकी है। 30 दिनों के लॉकडाउन में, 30 दिन तो खैर जनता कर्फ्यू को हुए, लॉकडाउन को भी 30 दिन होने ही जा रहे हैं। 30 दिनों के लॉकडाउन में भारत की अर्थव्यवस्था, 3 दिन बाद 30 दिन हो जाएंगे। 30 दिनों के लॉकडाउन में भारत की अर्थव्यवस्था को $240 बिलियन का नुकसान होने की संभावना है। गुरदीप, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि सिर्फ लॉकडाउन का रास्ता ही अपनाया गया है अभी तक, क्या यही काफ़ी है? क्योंकि अर्थव्यवस्था के जो चक्के हैं, जो पहिए हैं, वो जाम हुए पड़े हैं। लॉकडाउन को लेके पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है, जान भी जहान भी कहा गया था। जी, पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है, क्योंकि ये जो कोरोना आया है ये ऐसी आपदा लेके आया है जिसका कोई पहले मॉडल नहीं है। और बहुत सारे देश जो लॉकडाउन के अगेंस्ट थे, धीरे धीरे उन्होंने भी लॉकडाउन के फॉर्मूले पे वो चल दिए। आज सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान जैसे देश जिनके यहाँ ग्रोथ हमारे यहाँ से कम है, हमारे 8 दिन में डबल हो रहे हैं, उनके यहाँ और ज़्यादा दिन में डबल हो रहे हैं, वो भी अब लॉकडाउन पर चले गए हैं। पर लॉकडाउन होना और इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा शुरू करना, इसको बैलेंस करना हर देश को चाह रहा है, क्योंकि बहुत समय तक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोक के नहीं चल सकते। लोगों को खाना भी चाहिए, लोगों को जीना भी चाहिए। जान और जहान, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला था, वो साथ चलना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे देश, जर्मनी ने लॉकडाउन को मेंटेन करते हुए अपनी इंडस्ट्रीज़ को खोलना शुरू किया है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे राज्यों ने शुरुआत की, लेकिन समस्या क्या है कि हमारे यहाँ हम 2 कदम आगे चलते हैं और 4 कदम पीछे आते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले ये डिसाइड हुआ था कि 21 तारीख से कई जगह पे फैक्ट्रियाँ शुरू होंगी, लेकिन आज अगर आप देखें तो लेबर मिनिस्ट्री ने एक अजीब सा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें बोला कि अगर जो लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियाँ खुलेंगी और अगर उस फैक्ट्री में किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो फैक्ट्री के मालिक पे FIR होगा, उस पर केस चलेगा। अब जिस देश के अंदर 80% एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, जिस देश के अंदर ये पता नहीं चल रहा है 80% लोगों में कि लक्षण है कि नहीं है, अगर वो लॉकडाउन के खुलने के बाद या फैक्ट्री खुलने के बाद फैक्ट्री में आता है व्यक्ति संक्रमण लेके और दूसरे संक्रमित हो जाते हैं, तो उसका मालिक की लापरवाही से कोई लेना देना नहीं है। मालिक डर के मारे फैक्ट्री नहीं खोलेगा। महाराष्ट्र ने सर्वे किया एक, उसमें 30% इंडस्ट्री ही तैयार हुई खोलने के लिए कि शर्तें बहुत कड़ी हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि लॉकडाउन खोलना
अभी संभव नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करना ज़रूरी है और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्लान बनने हैं वो बन भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कतें हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 43 नए जिले जिनको ग्रीन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, अब 43 नए जिलों में संक्रमण फैल गया है और ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लॉकडाउन मेंटेन करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शुरू करनी है वो चुनौती है, लेकिन वो शुरू करनी पड़ेगी। आज भी मारुति की इंडस्ट्री फैक्ट्री को शुरू करने का परमिशन हुआ है, अलग अलग फैक्ट्रीज मांग रही हैं परमिशन, और हर जिले को एक ये अधिकार दे दिया गया है कि वो असेसमेंट करके परमिशन दे, और इसमें एक फॉर्मूला कोई नज़र नहीं आ रहा है। जी, राजीव बजाज हैं बजाज ऑटो के, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास डिमांड की कोई कमी नहीं है, लोगों की डिमांड है, लेकिन ये तलवार हमारे सर से हटा दीजिए कि फैक्ट्री में अगर कोई संक्रमित पाया गया तो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी और जो मालिक है उसके खिलाफ FIR होगी। वो बोले हमें कोई रिलीफ का पैकेज नहीं चाहिए, राहुल बजाज का कहना है। कम से कम ये तलवार हटाइए ताकि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ खोल सकें। बहरहाल दुनिया में कोरोना वायरस से 25 लाख से ज़्यादा लोग अब तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इस वायरस से अब तक 1,70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में 8 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस के शिकार हो चुके हैं और 45,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया के कई देश वायरस के इस संक्रमण के रुकने का, इन्फेक्शन के रुकने, फैलाव का रुकने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी इससे भी बुरा वक्त आना बाकी है, मुमकिन है। उन्होंने बाकी कहा है, हम मुमकिन कह रहे हैं। WHO के डायरेक्टर का कहना है कि हमें इस वायरस को रोकना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसकी समझ अब तक ज़्यादातर लोगों में नहीं है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ज़्यादातर यूरोपीय देशों में लॉकडाउन जो है वो मई तक जारी रह सकता है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि इस वायरस का वैक्सीन हमें जल्दी नहीं मिलने वाला। गुरदीप, मेरा आखिरी सवाल ये है कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, कोरोना के बाद की जो दुनिया होगी, उसमें हमारी प्राथमिकताएं क्या बदलेगी? क्या सरकार को ये सुध आएगी कि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाना चाहिए? हमारी प्राथमिकताएं क्या बदलेंगी या वैसे ही चलती रहेंगी? पोस्ट कोरोना दुनिया तो बदलेगी। जब भी ऐसी कोई बड़ी आपदा आती है, जब भी कोई जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है, तो वर्क एज यूजुअल नहीं चल सकता, चेंजेस तो आने होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था, नए नए सिस्टम आए, ये उसके बाद फिर से एक मौका आया है और इस पे डिबेट होनी चाहिए कि हमारी पॉलिसी का दिशा निर्देश क्या होगा, हमारी पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाएगी। हमने लगातार पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर किया है। आज वही पब्लिक सेक्टर, चाहे वो इंडियन एयरलाइंस हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों, चाहे वो सरकारी वर्ग हो, वो काम कर रहे हैं। प्राइवेट के पास वो कैपेसिटी नहीं है। दूसरी बात, हमने लगातार ये कहा कि पब्लिक हेल्थ तो सिंकिंग शिप है और हम 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान के मार्फत इलाज करेंगे। आज उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, आज 50 करोड़ को इलाज की बात नहीं हो रही है। तो वापस हमको पब्लिक में जाना पड़ेगा, पब्लिक मॉडल पे जाना पड़ेगा। दूसरी बात वो लोकतंत्र को लेकर है। कोरोना के बहाने भारत ही नहीं, बहुत सारे देशों के अंदर केंद्रीकृत व्यवस्था की कोशिशें हो रही हैं। कोशिश हो रही है कि सारी डिसीजन मेकिंग, सारे चीज़ें एक व्यक्ति के हाथ में रहें या केंद्रीय सत्ता के हाथ में रहें। तो ये चीज़ बहुत समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से ही इसको लड़ा जा सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन हो, डेमोक्रेसी किल नहीं हो, इस पे भी लगातार डिबेट होने की ज़रूरत है। जी, बहुत धन्यवाद गुरदीप अपना समय देने के लिए। यह हकीकत है कि हम सेंट्रलाइज्ड, एक केंद्रीकृत सत्ता से नहीं लड़ सकते कोरोना की ये जंग। हमें जो हमारे राज्य हैं उनको एम्पावर करना होगा। कैसे करना होगा, उनके हक क्या हैं, संविधान उनको कौन कौन से हक देता है, ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेंगे ब्रेक।